मैं आज आपको एक ऐसी पुरानी अमीर सेठ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि समय की मार बहुत बुरी होती है। इंसान इंसान को मारता है, चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, ठीक हो जाती है। लेकिन जो समय की मार होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान को समाप्त कर देती है तथा एक ऐसा घाव बना देती है जो न भरता है, न रिश्ता है, न ठीक होता है और न ही ठीक होने का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अमीरी के ऐश भोग चुका हो, अमीर रह चुका हो, दुनिया पर हुक्म चला चुका हो, खुद उसको गरीब होना गंवारा नहीं होता। उसका जीवन अपने आप ही उसे नरक लगने लग जाता है और वो अपने आप को खुद ही हीन समझने लगता है। बहुत समय पहले सेठ ताराचंद हुआ करता था, जिसके के बहुत से जहाज चलते, बहुत बड़े बड़े कारखाने थे, बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ ताराचंद बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का, शील स्वभाव का अच्छा इंसान था। गरीबों की सहायता करता था, भंडारे लगाता था, दान दक्षिणा देता था। लेकिन उसके भाइयों को ये बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी कि सेठ कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके अपनी उन्नति कर रहा है। उन्होंने क्या किया, कई बार बैठकर अपने भाई को समझाया, भाई तू सारा धन तो दान में दे देगा, मंदिर बनवा देगा, भूखों को खाना खिला देगा, ऐसे तो तेरा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन सेठ एक अच्छा इंसान था। उसे पता था कि दान देने से धन नहीं घटता, लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों की दुआएं परमात्मा सुनता है और उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन जब सेठ पर भाइयों की पार नहीं बसाई तो उन्होंने सेठानी के कान भरने शुरू कर दिए और सेठानी सेठ के आगे चिल्लाने लगी, कहने लगी, तू हर रोज इतना दान देता है, तू पैसे को बर्बाद करता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, तू तो बिजनेस को सब दान कर देगा। हर रोज की चिक चिक से, हर रोज के कलेश से सेठ भी तंग आ गया और उसके भाइयों की जो मनसा थी वो पूरी होने लगी। अब सेठ ने जो ही हाथ खींचना शुरू किया, दान देना बंद किया, परमात्मा ने भी उसके जो आशीर्वाद का हाथ था वो उठा लिया और सेठ का समय बदलने लगा। अब धीरे धीरे करके कारोबार चौपट होने लगा। सेठानी ने तो ऐसा मान लिया कि यदि एक दमड़ी भी हम दान में देंगे तो पता नहीं क्या जुल्म हो जाएगा। अब जितनी सेठानी कंजूस होती गई उतना परमात्मा उनके प्रति कंजूस होता चला गया। सेठ का कारोबार ठप होने लगा। एक बार सेठ के पास चिट्ठी आई कि सेठ, तेरे जितने मालवाहक जहाज थे सब समुद्र में डूब चुके हैं। यहाँ लेनदारों की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सेठ के शिप जो बाहर गए हुए थे सामान लेने के लिए, सेठ सोचता था कि जो ही हमारे मालवाहक जहाज वापिस आएंगे तो सब सेठों का कर्जा उतार दिया जाएगा, फिर भी बहुत पैसा बचेगा। लेकिन वो मालवाहक जहाज तो समुद्र में डूब चुके थे। अब सेठ के पास कुछ नहीं था,
कोठी, बंगले, गाड़ी सब लेनदार ले गए और सेठ घर से बेघर हो गया। अब सेठ और सेठानी, उनके पास एक लड़का था। लड़के को लेकर घर से निकल पड़े कि चलो कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना गुजारा करेंगे। समय का फेर था, भाग्य की विडंबना थी कि सेठ, सेठानी और लड़का चल तो पड़े, लेकिन अमीर होने के कारण किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इतना बड़ा रुतबा था, किसी के आगे दीनहीन दिखने में संकोच करते थे। अब सेठ ने कहा, सेठानी, और तो कोई बात मेरे बस की नहीं है। मनसा सेठ मेरा दोस्त है और मैं उसके पास अपना लड़का गिरवी रख देता हूँ और उससे पैसे लेकर कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेंगे। अब वो सेठ के पास जाता है। मनसा उसके हालात देखकर समझ जाता है कि सेठ ताराचंद समय का मारा हुआ है, कुछ न कुछ काम जरूर आया होगा। वो उसका आदर सत्कार करता है, भोजन करवाता है, उसको इज्जत से बैठाता है। फिर कहता है कि बोल भाई क्या बात है। अब ताराचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि भाई एक अनमोल चीज है, इसे गहने रख ले, जब कभी मेरा ब्योंत होगा मैं वापिस ले जाऊंगा। अब सेठ मनसा कहता है कि भाई ऐसी क्या चीज है जो बगैर मोल की है। अब सेठ कहता है, आंखों में आंसू होते हैं, दिल बहुत तेज धड़कता है और कहने का मन नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है कि भाई मैं अपने लड़के को गिरवी रखने आया हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब सेठ मनसा कहता है, लड़के को भी ले जा, पैसे भी ले जा। बोला नहीं, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि हम 3 प्राणी भोजन कर सकें। कम से कम तेरे पास रहेगा तो मुझे शांति रहेगी कि मेरा लड़का मेरे दोस्त के पास है, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ अच्छा ही करेगा। अब मनसा सेठ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, बोल क्या चाहिए। अब वो टाइम पुराने थे और 200 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अब सेठ ताराचंद ने कहा, भाई मुझे 200 रुपये लड़के के गिरवी रखने के दे दे और मैं इनसे अपना काम चला लूँगा। अब जो ही 200 रुपये की 2 असरफी सेठ ताराचंद लेके चलता है। जमुना जी पे सेठानी कहती है कि चलो, जलपान तो सेठ ने करवा ही दिया था, यहाँ नहा लेते हैं और नहा के फिर चलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खरीद के और अपनी कोई छोटी मोटी फड़ी लगाएंगे। लेकिन उस जमुना जी की रेती में वो दोनों असरफियाँ भी गिर जाती हैं। जो 200 रुपये उधार लेके आया था वो भी वहीं जमुना जी के रेत में गिर जाती हैं और सेठ ताराचंद रोता पीटता मायूस होकर सेठानी के साथ चला जाता है। अब क्या होता है, सेठ मनसा के पास जो उसका लड़का था वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है और बिजनेस करने लग जाता है। सेठ मनसा उस लड़के में और अपने लड़कों में कोई फर्क नहीं करता, अच्छा पढ़ाता लिखाता है, अच्छा अपने बच्चों की तरह रखता है। अब जवान हो चुका था, विदेश में बिजनेस के लिए जाना था। सेठ ने कहा, बेटा अब की बार तेरा नंबर है, तू विदेश जाएगा और अपने मालवाहक जहाज़ों में माल लेके आएगा। अब वो विदेश जा रहा था तो उसने अपनी भाभीयों से पूछा, भाभी बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। अब भाभीयों ने मजाक कर दिया, उसे पता ही नहीं था कि ये क्या कह रही हैं। बोला, देवर लाल चूड़ा जरूर लेके आना। अब उसको पता नहीं था कि लाल चूड़ा सिर्फ और सिर्फ जब किसी की शादी होती है तभी मिलता है, वैसे संभव नहीं है। अब सेठ का लड़का चला जाता है
वहां जाके अपने मालवाहक जहाज को माल भरवाता है और फिर सोचता है कि भाभीियों ने कहा था लाल चूड़ा लेके आना। वहां के बाजार में घूमता है कि लाल चूड़ा मुझे कहाँ मिलेगा। सभी हंसते हैं कि तुझे लाल चूड़ा तो तेरी शादी में मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला। अब जो ही वो पूछ रहा था, उसी नगरी में एक दूसरा सेठ अपने क्रूप लड़के की शादी करने के लिए उस नगर में आया हुआ था। उसने देखा कि ये लड़का लाल चूड़ा मांग रहा है, सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान है। उसने उससे कहा कि मैं तुझे लाल चूड़ा तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब सेठ के लड़के ने कहा, बताओ क्या शर्त है। अब उसने कहा कि मेरा लड़का क्रूप है, उसकी जगह सेठ की लड़की से तुझे फेरे लेने पड़ेंगे और तुझे लाल चूड़ा मिल जाएगा। तू लाल चूड़ा लेके अपने शिप लेके चला जाना और मैं जो है दुल्हन को लेके अपने बेटे के साथ चला जाऊंगा। अब लड़के को इतना ज्ञान नहीं था, नया नया बाहर निकला था। उसने उसकी शर्त मंजूर कर ली और जाके जिस सेठ की लड़की की शादी थी उससे शादी कर ली। अब सेठ की लड़की ने उसको अच्छी तरह से देख लिया, तो जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ ये रिवाज थी कि फेरों के बाद लड़का और लड़की एक ही कमरे में चले जाते थे और सुबह उनकी विदाई होती थी। अब ज्यों ही लड़का लड़की के कमरे में गया, लड़की ने उसको अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन ज्यों ही लड़की की आंख लगी, सो गई। सेठ का लड़का उसको सोती हुई छोड़कर भाग आया और जो लाल चूड़ा लेकर आ गया। अब क्या होता है कि सेठ का लड़का हवाई जहाज मालवाहक जहाज से आ जाता है और अपनी भाभीियों को लाल चूड़ा दिखाता है कि भाभी ये लो। अब भाभियां कहती हैं, देवर ये बता शादी कहाँ की है। बोला मैंने शादी नहीं की, मैं तो लाल चूड़ा लेके आया हूँ। बोले नहीं तू झूठ बोल रहा है। उधर से क्या होता है कि सेठ की लड़की उठती है, देखती है कि जिस पति से तूने फेरे लिए थे वो तो यहाँ है ही नहीं, एक क्रूप लड़का तेरे कमरे में है जिससे तूने फेरे लिए ही नहीं। अब जिसका बाप क्रूप लड़के का बाप कहता है कि लड़की की विदाई करो, लेकिन लड़की मना कर देती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा पति तो सुंदर था, मैंने तो उसी के पास जाना है। और लड़की अपने घर वालों को बगैर बताए, सेठ की लड़की थी और बहुत सारा पैसा और धन लेके और दूसरे शिप में जहां लड़का मनसा सेठ के पास रहता था वहां के लिए रवाना हो जाती है। अब और लड़की भी बहुत तेज तर्राक थी और वो समुंदर के अंदर ऐसे शिप घुमाती है कि सेठ के लड़के से आगे इंडिया पहुंच जाती है और इंडिया में आके देखती है कि सेठ के लड़के ने तो अपनी भाभीियों के मन मुताबिक लाल चूड़ा लेने के लिए तेरे से शादी की थी, लेकिन उसके मन में तो सेठ ताराचंद का लड़का बस चुका था। अब लड़की आती है और वहीं जमुना जी के घाट पर धूना लगा लेती है और साधु का वेश धारण कर लेती है। अब सब पूछने आते हैं कि एक सिद्ध बाबा आया हुआ है, उससे जो भी पूछो सब कुछ सही बताती है। जो ही लड़की अपना धूना लगाने के लिए उस रेती को उठा रही थी, उसमें वो जो दो सरफी थी वो उसे मिल जाती हैं और उनको रख लेती है। अब सेठ ताराचंद और उसकी पत्नी दोनों ही उस बाबा के पास जाते हैं, जो उन एक्चुअल में असल में उनके लड़के की बहू थी। के सेठ के बाबा हमें भी बता कि हमारे दिन कब सुधरेंगे। वही असरफियाँ वो लड़की उनको देती है कि तुम्हारे दिन सुधर चुके हैं, और उन्होंने सारी कहानी अपने उस साधु को बता दी जो कि उनकी बहू के रूप में थी। और उसे सब पता चल गया कि सेठ ताराचंद का लड़का है वो, और सेठ के लड़के ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया है, वो मजबूर था इसलिए किया है।
उसका मान सम्मान उस लड़की के दिमाग में और भी ज्यादा हो जाता है कि उसने तो मजबूर होकर ये काम किया है, वो तेरे से धोखा देने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपनी भाभीियों की इच्छा के लिए लाल चूड़ा लेने आया था। उसके दिमाग में ऐसी धोखेबाजी की कोई बात नहीं थी। अब लड़की सेठ ताराचंद को 2 सरफी देकर भेज देती है और उधर सब कहते हैं कि चलो। अब सेठ मनसा भी पहुंच जाता है कि बताओ मेरे लड़के आगे कितना कारोबार करेंगे, क्या करेंगे। तब लड़की अपना सारा भेद खोल देती है और सेठ मनसा उसे अपने घर लाकर दोनों का दोबारा से ब्याह करता है, शादी करता है और बहुत धूमधाम से उनकी पार्टी करता है और अपने दोस्त ताराचंद को तथा उसकी पत्नी को भी बुलाता है और कहता है कि भाई तेरे कष्ट के दिन पूरे हुए, अब तू कंगला नहीं रहा, वही सेठ ताराचंद हो जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा बहुत अच्छा व्यवसाय करना जानता है और तेरे बेटे की जो पत्नी है सेठानी है वो भी बहुत अच्छी है, अब तू अपना घर बसा। इस तरह से सेठ ताराचंद का समय वापस आ जाता है और सेठ उसी ढंग से दान दक्षिणा और सब कुछ करने लग जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारा नियम है उसे हमें निभाना ही चाहिए। यदि हमारी प्रवृत्ति दान दक्षिणा की है तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, दान करना ही चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक इंसान को दूसरे इंसान की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो किसी को पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।